तो नमस्कार। स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत्, साफ कहने वाला सुखी रहता है, लेकिन ब्रैकेट में एक शब्द लगा लेना खतरनाक भी रहता है। आज मैं आपसे ऐसी बात करने जा रहा हूं जो स्पष्ट है लेकिन खतरनाक है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि जिस दिन जीवन के मूल्यों को मैंने आदर देना शुरू किया, ये प्रतिज्ञा तो मैंने अपने जीवन में उसी दिन ले ली थी कि आज से मेरा जीवन व्यक्तित्व के प्रतिनिधित्व को करते हुए देश के लिए समर्पित रहेगा। तो आज मैं एक ऐसी नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई आपके साथ बात करने जा रहा हूं। अभी कुछ ही हाल दिन पहले एक बहुत बड़े शैक्षणिक स्तर पे पेपर लीक हुआ। शैक्षणिक स्तर पे बहुत बड़े स्तर पे पेपर लीक होना, सबसे छोटी बात करूंगा लेकिन सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक छुएगी मेरी बात। जमीन पे खड़े होकर आकाश में उंगलियां छुएंगी मेरी आज। जब कोई भी शैक्षणिक स्तर का राष्ट्रीय स्तर पर पेपर बाहर निकलता है तो निकलने का मूलभूत कारण एक ही होगा कि निश्चित रूप से किसी न किसी के मन में लालच तो हुआ होगा। जब हर आदमी बिकता है तो उसकी भी कीमत तो लगी होगी। इस बात से मतलब नहीं कि वो कौन था, वो क्या था, हमें कोई मतलब नहीं। मैंने तो नाम भी नहीं लिया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर वो पेपर, अगर वो शैक्षणिक स्तर का कोई भी परीक्षा बाहर आई है तो निश्चित रूप से कुछ व्यक्तियों का समूह जिनकी चेतना पैसों के आंकलन पर बिक गई होगी वो बाहर आई होगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है। सदियों पहले हिरोशिमा पर बम गिरा। हिरोशिमा पर बम गिराने वाला व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर था, पढ़ा लिखा आदमी था। और पढ़ाई लिखाई जीवन के मूल्यों को बड़ा करने के लिए सिखाई जाती है। हम ईमानदार बने, हम शिष्टाचारी बने, हम अच्छे लोग बने, अपने देश के लिए लड़ मरे, ना कि देश को ही मार दें। ये पढ़ाई लिखाई का मोटिव होना चाहिए था। लेकिन हमारी शिक्षा ने हमें क्या सिखाया, अभी बता रहा हूं। हिरोशिमा पर बम गिराने वाला व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर था, जो कि उस देश की यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। और जब उसे कहा गया कि तुझे रात को बम गिराना है और यह बताया गया कि 1 लाख लोग जिंदा जलेंगे इस बम से, उसे फर्क नहीं पड़ा कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो बिक चुका था। बिकते तो लोग तब भी थे तो बिकते लोग आज भी हैं। देश तब भी बच गया था, देश आज भी बच रहा है। ये बेचने वाले लोग तो कसर नहीं छोड़ते, लेकिन देश को संभालने वाले लोग भी कोई असर नहीं छोड़ते। ये दोनों ही लोगों का संतुलन सृष्टि में परमात्मा ने करके रखा हुआ है। ददक रहा आकाश है, झरझर पड़ते अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। कुछ तो है आज भी। तो बिक गया वो, और उसने सरेंडर कर दिया। उससे पूछा गया सुबह कि तुझे नींद आ गई? बोले हाँ, बड़े आराम से आ गई। बिकना उसका स्वभाव बन गया था। क्यों? क्योंकि उसे अपने घर की चिंता थी, उसे अपने बच्चों की चिंता थी, उसे अपने माँ बाप की चिंता थी। केवल अपने गर्भ से जन्मी हुई मां को मां कहा, केवल 4 दीवारी के अंदर रहने वाले घर को घर कहा। लेकिन हम तो भारत देश के प्राणी है ना। अस्तो मसद गमे है, तमसो में ज्योतिर्गमे है, मृत्युर्मा अमृतम गमे है, वसुधैव कुटुंबकम। हम तो कहते हैं कि ये वनस्पति, पेड़ पौधे मेरे घर है, ये पूरी पृथ्वी मेरा घर है, ये मेरी माता है पृथ्वी। अरे कौन सी माता की बात कर रहे हो जिसको बेच दिया आपने? हिरोशिमा में बम गिराने वाले व्यक्ति को जब सुबह पूछा गया, उसने बोला हाँ, रात को नींद आ गई। बोले सर, आपका मन मान गया कि आप सोते रहो और 1 लाख लोग जिंदा जल रहे हैं? बोले हाँ, मेरी पत्नी ठीक थी, मेरे बच्चे ठीक थे, मेरी माँ ठीक थी, बाकी सब मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सोच आप अपने घर में अप्लाई करिए। जब मैं अपने घर से निकलता हूं अपने कार्य क्षेत्र के लिए, तो मेरा क्या लक्ष्य रहता है? मेरी माँ, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर ले, मैं अच्छा पैसा कमा लूं। जिनको पैसा कमाने की अवसर नहीं मिलते वो तब तक अपने आप को ईमानदार कहते हैं, क्योंकि जिस दिन पैसा कमाने का अवसर मिलेगा बेईमानी पीछे नहीं हटेगी बेईमान बनने के लिए। और बेईमान बनते बनते आप कितने लोगों की जेब काटोगे आपको अंदाजा नहीं है इसका। कितनी बड़ी कोठी कितने कम समय में कमा ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साहब कम समय में इतने पैसे कमा लिए, निश्चित रूप से किसी की जेब तो कटी होगी और आपकी जेब भरी होगी। इस बात का अंदाजा हमें तब लगा जब हमारे ही घर में बैठी बेटी अपने नंबर के कारण उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाई, क्योंकि किसी ने आज मेरी जेब काट ली तो मुझे फर्क पड़ा। आप आज तक कितने लोगों की जेब काटते, आपको फर्क नहीं पड़ा। तो ठीक ही किया किसी ने पेपर लीक कर दिया, क्योंकि आज उसने ये संदेश दिया कि तुमने छोटी छोटी जेब रोज 10 साल काटी, मैंने एक ही बार में पूरी देश की जेब काट दी, लेकिन उसके बाद भी हम संभले नहीं। तो किसको संभलना है? सरकार संभलेगी, देश संभलेगा, लोग संभालेंगे नहीं। आज संभल जाओ आप। हर व्यक्ति अपना लालच कम करे और लालच बंद करे। कोविड आपके स्वास्थ्य को ले गया और पेपर लीक आपके बच्चे के भविष्य को ले गया। इसके बाद आने वाली और चोरियां और डकैतियां पड़ेंगी आपके देखकर। ना सरकार कुछ कर पाएगी, ना मैं कुछ कर पाऊंगा। केवल करने की एक ही चीज है
कि अपने लालच को थोड़ा कम करो, कम करो, कम करो। अगर आज आपने लोगों की जेब काटनी बंद नहीं करी, सभी लोगों ने मिलकर, तो आपकी जेब इतने बड़े लेवल पे कटेगी कोई उसे रोक नहीं पाएगा। इतनी महामारी होने के बाद, इतने लोगों का भविष्य खराब होने के बाद, उसके बाद भी आज हर व्यक्ति अगर नहीं जागा तो देश को सुलाने में लोगों ने कसर नहीं छोड़ी और ना आज छोड़ी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, अपने घर को घर मत समझे, सभी के घर को अपना घर समझे। अपने घर को देश मत समझे, पूरे देश को अपना घर समझे। नहीं तो अपने घर की छोटी सी 4 दीवारी की फोटो फेसबुक पे अपलोड करते हुए लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, ये मेरे घर पे दिवाली की लाइटें जल रही हैं, ये मेरे घर पे आज फंक्शन हो रहा है बेटी का। अरे देश का फंक्शन अपने घर में मनाओ, ना कि घर के फंक्शन को देश को दिखाओ। बदलाव करिए अपने आप में, जीवन को बड़ा बनाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए। नहीं तो वो जो शहीद लोगों ने अपनी फांसी लगा के देश के लिए कुर्बान हो गए, आज भी उन लोगों की जरूरत पड़ जाएगी। अगर अपने घर को घर समझोगे तो देश नहीं बचा पाओगे। इसी के साथ मेरी भावनाएं विश्राम लेती हैं। आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैज्य कर सहृदय से नमस्कार।